रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक जिसका चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 10 है, तो उसका हमारा टॉपिक जो है वो क्या है उस पर हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जी। तो देखें जी, हमने कुछ प्रॉब्लम जो हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो सॉल्व करनी होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस करनी है आपके साथ कि आपने किस किस रूल को फॉलो करना है, कैसे आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो है क्या काम करना होता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट होती है उनको आपने पहले सिलेक्ट करना होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट को आपने सेपरेटली, यानी पहला क्या है कि आपने सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये आप पहला रूल होगा, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड, और हर एक को जो आपने डील करना है या ट्रीट करना है सेपरेटली करना है, एंड ट्रीट इट सेपरेट। यानी ये पहला रूल होता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना है और फिर हर ऑब्जेक्ट को जो ट्रीट करना है वो आपने अलहदा अलहदा तौर पर उसको ट्रीट करना है। फिर आपने डायग्राम जो है वो बनानी होती है कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, उसमें जो डायग्राम है वो पहले बनानी होती है कि डायग्राम आप बनाएंगे उससे फिर समझ आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस कर रहा है, उसका मोमेंट आर्म कितना है, फोर्स अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, कैसे लग रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने डायग्राम बनानी है, ड्रॉ अ डायग्राम। नेक्स्ट जो है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझ आ गई। पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उनको आपने सेपरेटली ट्रीट करना है हर ऑब्जेक्ट को। फिर आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम में आपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये बताना होता है कि भाई उसमें शो करना होता है फोर्सेस कहाँ हैं। ठीक है, शोइंग फोर्सेस, के फोर्सेस जो हैं वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कहां पर है। उसके बाद आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज करना होता है, चूजिंग एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस इकट्ठा लिख देता हूं। यानी एक्स और वाई एक्सिस आपने चूज करना होता है। ठीक है जी। कंपोनेंट्स के लिए, जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स, किसके लिए? फॉर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस या फोर्स के कंपोनेंट्स के लिए। फिर आपने रिजॉल्व करना होता है फोर्सेस को। ठीक है जी। उसमें आपने देखना होता है कि भाई जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपने देखा था, सादा लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि आपने रिजॉल्विंग फोर्सेस मतलब एक फोर्स होती है, उसको आपने उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एफ एक्स और एफ वाई, ये आपने इसमें रिजॉल्व करना होता है कि कौन सा एक्स कंपोनेंट है कौन सा वाई। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इक्वेशंस अप्लाई करना होती है इसमें, मतलब इक्वेशंस आपकी जो अभी आप पीछे पढ़ के हैं, सिग्मा ऑफ एफ जो है, ठीक है, उसमें आपने देखा था सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो होता है, फिर सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई जो है वो भी जीरो होता है। इनको आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट वाली कंडीशन होती है कि आपने सिग्मा ऑफ जो टा है, टाओ जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू जीरो, ये आपने अप्लाई करना होता है। और इन्हीं इक्वेशंस को आपने अप्लाई करते हुए इन द एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। लास्ट पॉइंट होता है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है। तो आपने उनको साइमल्टेनियस, जी आपने मैथमेटिक्स में भी आपका चैप्टर है जिसमें आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करती हैं, किसी एक इक्वेशन से वैल्यूज निकाल के दूसरे में पुट करके। तो असल में वेरिएबल्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इस तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर आपने फोर्सेज या जो भी आपने फाइंड आउट करना होगा, तो इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली यूज करते हुए, मतलब इस वे को यूज करते हुए उनको सॉल्व करना है। जो अननोन आपकी क्वांटिटीज हैं वो आपने फिर फाइंड आउट करनी है। ये वो सारी मेथडोलॉजी है
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर हर ऑब्जेक्ट जो है ना, ईच ऑब्जेक्ट जो होती है उसको आपने क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है सेपरेट, अलग अलग से डायग्राम बनानी होती है, डायग्राम के ऊपर डिस्प्ले देना होता है अपने सारा, फोर्सेस शो करनी है कि फोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, उसके बाद आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स देखने हैं फोर्सेस के, ठीक है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कहाँ कहाँ हैं, फिर उन फोर्सेस को रिजोल्व करना है यानी एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट की शक्ल में, तो फिर उसके बाद आपने ये फार्मूलाज अप्लाई करनी है, यानी जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट एंड सेकंड, उनको अप्लाई करते हुए सॉल्व करना होता है। सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट फिर सिग्मा ऑफ टाउ इज इक्वल टू जीरो। ये आपने अप्लाई करनी होती है दोनों कंडीशंस, और इन द एंड लास्ट पे आपने साइमल्टेनियसली जो सॉल्विंग होता है इक्वेशंस मेथड उसको यूज करना है, किस लिए, अननोन जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो सारी मेथडोलॉजी है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के लिए, इसी को फॉलो करके हम लोग जो है वो एग्जांपल नंबर 4.5 जो है वो अभी सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। जी, हमारे पास है अब एग्जांपल नंबर 4.5। एग्जांपल नंबर है जी 4.5। उसमें हम देखते हैं हमें क्या गिवन क्या है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पिक्चर इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर में फिगर दी गई है, मैं भी फिगर आपके साथ शेयर करता हूं। द वेट ऑफ द पिक्चर इज 5 न्यूटन है एंड इज एक्टिंग एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फाइंड आउट करनी है, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इन द टू स्ट्रिंग्स। मतलब समझ लें कि आपके पास कोई फ्रेम है, इस तरह से ये समझ लें कि फ्रेम मैं बना रहा हूं बुक के मुताबिक, पिक्चर फ्रेम है, ये आपके पास पिक्चर फ्रेम है, यानी बीच में जाहिर है कोई पिक्चर होगी, ये समझ लो कुछ भी पिक्चर हो सकती है फ्रेम में, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो दिया गया है हमें, वो कितना है, W जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है वो हमें 5 न्यूटन दिया गया। अच्छा, इसके अलावा इसको बांधा गया है दो रस्सियों की मदद से, मतलब समझ लें कि इसको यहां से और यहां से इसको, ये दो रोप यूज की गई हैं इनको बांधने के लिए। ये जो दोनों रोप्स हैं कुछ इस तरह से, इनकी वजह से टेंशन इसमें पैदा होगी, एक ऊपर की तरफ यहां पर T1 और चलें इसको कह देती हैं T2, ये, और डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस हमें ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहां से समझ लें कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट O है, तो यहां से जो डिस्टेंस है इस तरफ का भी 20 सेंटीमीटर दिया गया है और इस तरफ का भी 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ठीक है जी। अब करना क्या है, ये तो होगी आपके पास सारी वो फिगर जिस जो आपको गिवन है। हमने आना है एग्जाम्पल में दोबारा से कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, हम आते हैं डेटा की तरफ, डेटा बनाएंगे, फिर इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें जो चीजें गिवन है, एक तो हमें गिवन है वेट ऑफ द पिक्चर, यानी वेट ऑफ द पिक्चर जो है इसको W से डिनोट करते हैं और वो कितना है 5 न्यूटन, ठीक है, हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें ये डिस्टेंस गिवन है, यानी मोमेंट आर्म समझ लें कि W का जो मोमेंट आर्म है, अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को, किसी एक पॉइंट से अगर इसको रोटेट करते हैं तो वो फिर उसका डिस्टेंस बन जाएगा, इस तरफ का ले लें या उस तरफ का ले लें, कोई एक साइड हम ले सकते हैं अगर हम टॉर्क की तरफ जाते हैं। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अपवर्ड फोर्स जो है पहले हम देखेंगे यहाँ पर वो कितनी है। ये तो होगी वेट ऑफ द पिक्चर जो कि W है, और ये W जो है मैं बात कर रहा हूं, ये W क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, मैं इसको डाउनवर्ड फोर्स भी लिख सकता हूं, यानी ये डाउनवर्ड फोर्स की शक्ल में हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स जो है वो फिर किसके इक्वल है, W के, और W भी हमने लिखा 5 न्यूटन। उसके बाद आ जाए अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या क्या है हमारे पास, एक है T1 टेंशन ये वाली रस्सी, और एक ये T2, इन दोनों में जो टेंशन की फोर्स है ऊपर की तरफ, दोनों को प्लस कर लेंगे T1 T2, ये हमारे पास अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक है जी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमसे पूछा गया फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इनटू स्ट्रेन, हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, T1 फाइंड आउट करना है और T2 हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें पूछा गया है इसमें से, ठीक है। अब पहली बात इसमें ये आ जाए कि हमारे पास जो है
इस वक्त अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग अभी हम बात करके आए हैं पीछे, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स और सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई। तो देखिए जो सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स है, अगर हम देखें हॉरिजेंटल जो है, इसमें दो तरह की देखें, एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। हॉरिजेंटल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हैंग इस तरह से हुई है पिक्चर, उसका वेट नीचे की तरफ है, फोर्स वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर जो है नो हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो पहली बात हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि भाई देयर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है जी। मींस कि आपका जो सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो फिर जीरो होगा, और वो नहीं है, मतलब वो आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्ट ही नहीं कर रहा। हमारे पास फिर क्या रह जाता है, हमारे पास सिर्फ रह जाता है दूसरी फोर्स यानी सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई, वो भी जीरो होती है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन जो हम पीछे साबित करके आए हैं भाई, उसमें सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई जीरो होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज, क्योंकि यही फोर्स एक्ट कर रही है सिर्फ एफ वाई। अब इसमें दो फोर्सेस बेटा एक्ट कर रही हैं, एक एक्ट कर रही है देखिए ऊपर की तरफ, वो क्या है, अपवर्ड फोर्स T1 और T2 की शक्ल में है, यानी T1 प्लस T2, और दूसरी फोर्स उसके अपोजिट साइड में एक्ट कर रही है, जो इसका वेट है फ्रेम का नीचे की तरफ पिक्चर का, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये आपकी सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई है जो कि जीरो के इक्वल है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसको नाम आप दे दें इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब आप आ जाएं दूसरी तरफ कि अगर हम लोग जो है इस पॉइंट को देखिए, मैंने बताया कि आप दोनों में से चाहे ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, कोई एक पॉइंट जो है आप ले सकते हैं कि भाई उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पर जो है हम कह देते हैं कि चलें इसको मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को इसको बी। तो जो पॉइंट बी है, मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो पॉइंट बी को कह देता हूँ, ठीक है। हेयर इन पिक्चर पॉइंट बी इज अ रोटेशनल पॉइंट, यानी जो रोटेशनल पॉइंट है हमने बी को कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमने कहा ये जो पॉइंट बी है ये रोटेशनल पॉइंट, टॉ जो है सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो, टॉ T2 और हमारे पास टॉ T1, ये दोनों जो हैं यानी सिग्मा टॉ दो ही हैं हमारे पास, एक इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दूसरा इसकी वजह से। T2 को देखते हैं तो T2 क्या होगा, एक तो आपका W यानी जो फोर्स है जिसके टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, इसका मोमेंट आर्म यहां से यहां तक यानी जो 20 सेंटीमीटर है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको लिख लें कि हमारे पास जो T2 होगा वो हम क्या लिखेंगे, W मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म क्या है, W का वो क्या है OB, ये आप पहले लिख लें, माइनस जो उसके बाद दूसरा टार्क है वो T2 की वजह से है, तो हम क्या लिखेंगे T2, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां से लेकर यहां तक ये AB डिस्टेंस बनता है, इसका जो मोमेंट आर्म है वो ये यहां से यहां तक है, ये इसका मोमेंट आर्म होगा। तो ये हो गया AB, सारा किसके इक्वल है, जीरो के। अब यहां पर आपने इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है, W की वैल्यू पुट करनी है, आपने इसकी भी वैल्यू पुट करनी है, T2 तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब OB कितना है, W हमारे पास 5 न्यूटन, हम लिख लेते हैं जी 5 न्यूटन। OB कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। चलें जी पहले सेंटीमीटर में लिख लें, बाद में इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। T2 हमने फाइंड आउट करना है, AB कितना है 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखें क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 और 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, लेकिन पहले फिर मैं वही बात करूंगा कि आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है आपने इसको। अगर पहले कर लेते शुरू में तो फिर भी ठीक है, बाद में अब कर रहे हैं फिर भी कोई अर्ज नहीं। 5 न्यूटन मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। तो इस तरह लिखकर भी कर सकती हैं, या मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि 100 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो किस में आंसर आएगा आपका 0.2, यानी आपका 0.2 ये मीटर बन जाएगा, यानी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से T2 ये 0.4 बन जाएगा फिर मीटर, और ये सारा किसके इक्वल है, जीरो के।
अब यहां से आपने क्या करना है, आपने चूंकि फाइंड आउट यहां से करना है, यहां से आपने T1 और T2 थे, सॉरी हमने T1 यहां रखना था, सॉरी बेटा, T1 जो है ये T1 है इसकी वजह से, और T2 तो इसकी लाइन में आ जाएगा, ठीक है, वो इसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। तो T1 लिख लें यहां पर, सॉरी भाई, तो T1 है। अब आपने करना क्या है कि आपने 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो आप मल्टीप्लाई करके आपको समझ आ जाएगी। लेकिन पहले एक स्टेप और कर लें, आपके सारे को आपने चूंकि फाइंड आउट यहां से क्या करना है T1, तो ये वैल्यू उठाकर उधर ले जाएं, यानी पहले आप इसको लिख सकते हैं 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके सारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी T1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर। आपने चूंकि T1 फाइंड आउट करना है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इसके बाद बेटा आपने कैलकुलेटर यूज करना है, स्पेशली आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप इन वैल्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकें। कि आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से 5 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 0.4 के साथ इसको आपने डिवाइड करना है। जब आप ये सारा प्रोसेस करते हैं, यानी 5 को 0.2 से और फिर 0.4 से इसको करते हैं, तो आपके पास आंसर जो आता है वो हमारे पास 2.5 आ रहा है जी। तो आप इसको 2.5 जो है मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2.5 न्यूटन जो वैल्यू आ रही है वो T1 की आ रही है। लेकिन अगली बात यह है कि हमने T1 के साथ साथ T2 भी फाइंड आउट करना था। तो भाई T1 के साथ साथ चूंकि हमने T2 भी फाइंड आउट करना है, तो T2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, शुरू में हमने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन 1 T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे T1 की और W की, ठीक है। आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ T1 एंड W इन इक्वेशन, जिसका नाम हमने 1 रखा था, ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास ये है T1 प्लस T2, यानी T1 की वैल्यू हमारे पास आई 2.5 न्यूटन, ठीक है, प्लस T2 माइनस W की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, ये सारा इज इक्वल टू 0। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। हमने चूंकि फाइंड आउट T2 करना है, बाकी वैल्यू सारी दूसरी तरफ ले जाए, तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन जाके उधर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2.5 न्यूटन। तो भाई इसको जब आप माइनस करेंगे 5 में से, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी 2.5 न्यूटन, यानी जितनी वैल्यू T1 की है वही वैल्यू T2 की भी है। तो बात यहां से चले, आंसर तो आ गया, लेकिन यहां पर मैं आपको फिर भी समझा देता हूं दूसरी बात कि देखिए दोनों टेंशन जो है, रस्सी जो है वो देखिए एक ही मुकाम पर बंधी हुई है। जो टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है वही उतनी ही इसमें हो रही है। हमने एक तो इससे फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी, क्योंकि हमने इस पॉइंट को लिया था ना, यानी हमने पॉइंट बी को रखा था। जब हमने पॉइंट बी को रखा तो ये हो गया सारा, वो समझ ली कि ये वाली साइड, तो हमने उसके बाद इसको 0 रख लिया कि भाई रोटेशन पॉइंट ये रख लिया ना रोटेशन का, तो ये वाला सारा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसलिए हमने T2 को की बजाय T1 को उस वक्त कंसीडर किया था, ठीक है। T2 गलती से मुंह से निकला था, T1 को कंसीडर किया था और T1 हमने फाइंड आउट कर लिया। एक आपकी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ W वाली थी, वो फार्मूला हमने यहाँ पर ये वाला लगाया, ठीक है। T2 माइनस T1 चूंकि इज इक्वल टू 0 था, टाउ 2 और माइनस टाउ 1, यानी टाउ 2 जो है वो नीचे और टाउ 1 जो है ऊपर वाला। ये एक वैल्यूज पुट करके हमने जो आंसर निकाला, उसको शुरू की जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें हमने पुट करके T2 की वैल्यू भी हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर मैं बताना ये चाह रहा था कि जितनी जो आंसर T1 का आया है वही T2 का आना था, क्योंकि दोनों को हमने एक ही फ्रेम है जिसके साथ दोनों रस्सियों से जो यहां से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो सेम प्रोड्यूस हो रही है। और वैसे भी देखें नीचे कितना वेट है 5 है, ये मतलब आपको समझाने के लिए है, एक समझ लें कि इसमें जैसे आप किसी भी काम को करने के बाद चेक कर सकते हैं, तो ये आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ठीक निकला कि नहीं। आपका वेट 5 न्यूटन था ना, तो यकीनन भाई जितनी टेंशन इसमें प्रोड्यूस होनी थी उतनी उसमें, और दोनों का प्रोडक्ट इसी के इक्वल आना चाहिए था। 2.5 यहाँ न्यूटन और 2.5 यहाँ न्यूटन, तो कितनी हो गई 5, उतनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही नीचे लग रही है, तभी ये फ्रेम जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो बैलेंस है। इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ऊपर जो फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी डाउनवर्ड, 2.5 इसमें 2.5 इसमें और टोटल इधर 5 है, ऊपर 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाए। तो बेटा ये था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया है कि आपका ये कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है।
इसको आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।